दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इन केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक की वीडियो श्रृंखला। इसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथर और ईथर में भी इसका सिंथेसिस, इसकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह वगैरह सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ईथर, ईथर का आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है और ईथर होता क्या है, ये सब हम इसके प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ईथरों का विरचन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो जो ईथर बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं हम एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन के द्वारा। इसमें क्या यूज करते हैं हम? इसमें प्रोटिक अम्ल यूज करते हैं, मतलब ऐसे एसिड जिनके पास क्या हो, प्रोटॉन, जैसे H2SO4, H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में। अब यहाँ पर जो मेन रोल है वो है टेम्परेचर का। देखिए ये इथेनॉल लिया हमने, H2SO4 कैटलिस्ट लिया, सांद्र H2SO4, ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता और एल्कीन में कन्वर्ट कर देता। कब तो एल्कीन में कन्वर्ट करेगा और कब ईथर बनाएगा, ये डिपेंड करता है अभिक्रिया के दौरान कितना टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है। तो इस इस रिएक्शन में यदि आप 443 443 पर यदि केल्विन पर यदि आप रिएक्शन करवाते हो, तब तो निर्जलीकरण के द्वारा क्या बनती है, एल्कीन। मतलब इस दौरान यहाँ पर रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? और यदि आप 413 केल्विन यूज करते हो, तब यहाँ पर बनती है ईथर। यहाँ पर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। कौन सी? SN2 रिएक्शन। ये कैसे परफॉर्म होती है, इसको आगे हम इसकी क्रियाविधि से समझते हैं। देखिए यदि हमें ईथर बनाना हो तो ईथर एक कौन सी रिएक्शन के द्वारा बनती है? SN2 के द्वारा। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। अब लोन पेयर उपस्थित है, हमने लिया है एसिड। एसिड क्या देता है? प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन दिया तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। क्लियर? प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा। जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, ये हो गया एक्टिवेट, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक्टिवेट। इस पर आराम से आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ज्यादा बढ़ गई, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये वाला कार्बन सेंटर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, जिसके पास लोन पेयर है, वो इस पर बैक अटैक कर लेता है। और हम जानते हैं कि H2 एक गुड लिविंग ग्रुप है, SN2 हो रही है, इसी स्टेप में H2 निकल जाएगा। तो देखिए ये H2 निकल गया, लेकिन इसके लोन पेयर ने अटैक किया तो इस पर आ गया, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया के दौरान जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था, क्या यूज किया था? H+, वो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद वापस बाहर निकलेगा। तो देखिए ये H दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेती है, तो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें मिल जाती है ईथर। क्लियर? क्या मिल गए हमें? ईथर। तो जो यदि ईथर फॉर्मेशन हो रहा तो रिएक्शन कौन सी परफॉर्म हो रही? SN2। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं, अगर एल्कोहलों का अम्लीय निर्जलन करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन, तब तो एल्कीन बनती है, और एक प्रतिस्थापन हो तो क्या देती है? हमें ईथर देती है। क्लियर? अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज है कि ये विधि केवल प्राथमिक एल्कोहल युक्त ईथरों के विरेचन के लिए ही उपयुक्त है। देखो SN2 किसमें होती है? 1 डिग्री और 2 डिग्री तक SN2 होती है। जैसे 3 डिग्री आता है, वहां पर क्या हो जाती है हमारे पास? SN1। क्लियर? तो जो प्राथमिक एल्कोहल है उनसे ही ईथर बनता है, क्योंकि उनमें SN2 आसानी से हो जाती है। जब एल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक हो तो SN1 अभिक्रिया का पथ अनुसरण करती है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करोगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर? अब दूसरा जो संश्लेषण है हमारे पास, वो है विलियमसन संश्लेषण।
विलियमसन संश्लेषण। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। क्या है? नेम रिएक्शन। क्लियर? तो इसको देखिए, ये सम्मित और असम्मित इत्रों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। देखो, एक तो रिएक्टेंट लेते हैं इसमें एल्किल हैलाइड, एक लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर? अब सोडियम एल्कोक्साइड वर्क एज है, कैसे यूज करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसने अटैक किया इस पर और एक्स बाहर निकल गया और एक्स के साथ Na जुड़ गया तो NX बाहर हो गया और हमको मिल गई ईथर ROR-। क्लियर? प्रतिस्थापन एल्किल समूहयुक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूटेड। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड का SN2 आक्रमण होता, मतलब यहां पर भी अभिक्रिया कौन सी हो रही? SN2। क्लियर? लेकिन इसको थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। वो ये है कि पहले इसकी क्रियाविधि समझ लीजिए। माना जाए 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, तो और ये 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि इस पर इस एल्कोक्साइड को आने में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगी, त्रिविम बाधा कोई नहीं है, इसलिए आसानी से इस पर SN2 कर सकता है और हमें ये ईथर मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड ईथर। सब्स्टिट्यूटेड ईथर। लेकिन यदि एल्किल हैलाइड तृतीय है और एल्कोक्साइड प्राथमिक है, तब ये SN2 नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में ये रिएक्शन करता कौन सी? एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी करता? ये वर्क करता एज ए बेस, ना कि न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? उस कंडीशन में हमें मिलती है एल्किन। ये बात समझ में आई? तो यही लिख रखा उसने कि अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते। एल्किल हैलाइड क्या हो? प्राथमिक। क्लियर? द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, विलोपन एवं प्रतिस्थापन, ये दोनों अभिक्रिया है वो क्या चलती है? पैरेलल, समानांतर चलती है, समानांतर चलती है। अब इसमें से कौन सी परफॉर्म होगी, ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट पर निर्भर करता है कि विलोपन ज्यादा होगा या प्रतिस्थापन होगा। अब यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है तब तो प्रतिस्थापन ही हो रहा है और ईथर मिल जाएगी, लेकिन यदि तृतीयक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड है तब यहाँ पर विलोपन डोमिनेंट हो जाती है और हमें ईथर नहीं मिलकर क्या मिलती है? एल्किन। क्या मिलती है हमें? एल्किन। क्लियर? यहाँ से आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, NCERT लाइन टू लाइन पढ़ो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? देखिए इसके बाद ये एक उदाहरण दे रखा कि निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल तथा एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो ये एल्किल हैलाइड कौन सा? 3 डिग्री और ये है 1 डिग्री। इस कंडीशन में यहां पर आपके ये नहीं बनेगा। क्यों? तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? अगर इसे हमें यह बनाना है तब हमें क्या लेना पड़ेगा? देखो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड हमें लेना पड़ेगा, सॉरी एल्कोक्साइड हमें 3 डिग्री लेना पड़ेगा और एल्किल हैलाइड हमें प्राथमिक ही लेना पड़ेगा 1 डिग्री, तब हमें आराम से ईथर मिलेगा। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि जब आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का टाइम नहीं अच्छे से इस मतलब वो अटैक तो कर सकता है लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पा रहा, उसे बाधा मिलेगी तो क्या करेगा? प्रोटॉन को खींच कर ले जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन जैसे ही उसने प्रोटॉन लिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने एज अ बेस वर्क किया, चार के रूप में कार्य किया, वहीं पर क्या हो जाएगी? विलोपन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब यह है, इस विधि से फिनोलों को भी इथरों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि आप फिनोल को किसी रूप में यूज करो? फिनोक्साइड के रूप में। मतलब पहले फिनोल के ये एसिड के रूप में वर्क करता, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन कराओ और क्या बना लो? सोल्ट। सोल्ट मतलब सोडियम फिनोक्साइड, यह है फिनोक्साइड आयन। इस फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा दो
ये SN2 अभिक्रिया हो जाएगी और हमें मिल जाएगा ईथर। क्लियर? अब आते हम इस, देखो ये था इसका सिंथेसिस। अब आते हम इसके भौतिक गुणधर्म पर। ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है वो क्या होता है? पोलर होता है। अतः ईथर का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डायपोल मूवमेंट, वो कुछ ना कुछ तो रहेगा, पोलर बंध है तो। और इथरों की अल्प ध्रुवणता उनके क्वथनांक को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांकों के समान होते हैं, परंतु वो एल्कोहलों के क्वथनांक से बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो देखो एक क्वथनांक दे रखा, एन पेंटेन, एथोक्सी एथेन और ब्यूटेन 1 तो देखो एल्केन और ईथर का क्वथनांक लगभग सेम है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा है, इसका ब्यूटेनॉल का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं इनकी जल में विलेयता। अब ईथर की जल में विलेयता समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों के समान ही होती है। एथोक्सी एथेन एवं ब्यूटेन 1 दोनों ही जल में लगभग समान रूप से मिश्रणीय होते हैं। इसका कारण है कि ईथर में भी ऑक्सीजन उपस्थित है और इथेनॉल में भी उपस्थित है, तो दोनों ही जल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। कौन सी? इंटरमोलिकुलर, अंतराणविक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब ये तो हो गया इसका भौतिक गुणधर्म। अब आते हैं इसके रासायनिक अभिक्रियाओं पर। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है कि इसमें ईथर में कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे हम? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ही विदलन करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। तो इसमें देखो ईथर की रिएक्शन यदि आप एल्किल हैलाइड से करवा दो तो हमें क्या मिलता है? एल्किल हैलाइड मिलता है। देखो पहले मॉलिक्यूल में एक इससे मिल गया और एक एल्कोहल बन गया। इस एल्कोहल पर फर्दर एल्किल हैलाइड ने रिएक्शन करी, कौन सी? SN2, और ये H2 ग्रुप में निकल गया और एल्किल हैलाइड हमें मिल गया। तो इस ईथर क्रियात्मक समूह में सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है इथरों का CO आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य में होता है। उग्र परिस्थितियों में, विगोरस कंडीशन में होता, क्योंकि आसानी से नहीं होता। डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये आपके क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम आते, ये तो एल्किल है, लेकिन एरिल एल्किल ईथर पर आते हैं। देखो इसमें इस कंडीशन में ये वाला बंध तो टूट नहीं सकता, क्योंकि इस वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये लोन पेयर इसमें जाता है संकरण में, सॉरी रिजोनेंस में, अनुनाद में। इस कारण से यहां पर क्या आ जाते हैं? आंशिक आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इस आंशिक द्विबंध के गुण के कारण ये वाला बंध टूटता है, तो हमें एक फिनोल मिलता है, एक ही मोलिक्यूल एल्किल हैलाइड का मिलता है। ये 2 अंतर हो गया। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते और देखते हैं कि जो अलग, यदि एल्किल हैलाइड हमारे पास एक HI है, एक HBr है और एक HCl है, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है HI, उससे कम HBr, सबसे कम है HCl, सबसे जल्दी क्रिया करता है HI। क्लियर? क्योंकि HI में आराम से ये जैसे H प्लस और I माइनस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन का आकार बड़ा है, नेगेटिव चार्ज को आसानी से अपने ऊपर बियर कर सकता है, धारण कर सकता है। इस कारण से उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, तो हाफ लाइफ ज्यादा होने के कारण ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो HI की रिएक्शन इस असममित एल्कीन पर कराए, ईथर पे एक तो 3 डिग्री है ऑक्सीजन की दर और इधर है 1 डिग्री। देखो अब अगर ये यहां से टूटे और एक यहां से टूटे, तो कहां से टूटेगा? ये यहां से टूटेगा, क्योंकि पहले ये SN1 होगी तो ये पॉजिटिव बनेगा, फिर इस पर I जुड़ जाएगा और ये एक H लेकर एल्कोहल बन जाएगा, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड मिलेगा। क्लियर? और देखो अब इसकी क्रियाविधि दे रखी, क्रियाविधि क्या बोल रही है? वो ये है कि ईथर की सांद्र HI के साथ अभिक्रिया ईथर अणु के प्रोटॉन से प्राप्त होती है। देखो ईथर
एच आई सबसे पहले क्या देता है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ा और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब है I माइनस, अभिक्रिया क्योंकि अभिकर्मक पर्याप्त अम्लीय है, ठीक है। अभी चरण 2, दूसरे चरण में क्या होता है कि रिएक्शन करता है, कंडीशन है कि SN1 करे SN2, अगर ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में करेगा और अगर इसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस की कमी है, अभाव है, तो ये आराम से SN2 करेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बन जाएगा CH3I और ये निकल जाएगा बाहर इथेनॉल का। और यदि आपने आधिक्य में लिया, क्या लिया, अधिकता में HI लिया, तो फर्दर इथेनॉल रिएक्शन करेगा, वापस प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन है ना यहाँ, ये बन गया और वापस ये बैक अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल भी एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये इस कारण अभिक्रिया के चरण 2 में निष्कासित होने वाला इथेनॉल मतलब एल्कोहल समूह का निष्कासन अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनना जैसा अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि संपन्न होगी। अगर ये इस प्रकार की कंडीशन है, एक 33 डिग्री एक ये, तो देखो SN2 नहीं होकर क्या हुई है SN1, तो पहले इसका विदलन हुआ तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया, हमें मिल गया, ये मिथेनॉल बाहर निकल गया। अब इस पर आराम से SN1 अभिक्रिया हो रही और ये मिल गया एल्किल हैलाइड। अब देखो अगर यहाँ पर पॉसिबल हुआ रीअरेंजमेंट का, जैसे 2 डिग्री बनता और उसमें संभावना होता है कि 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, तो पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता, फिर एल्किल हैलाइड का अटैक होता, और एल्किल हैलाइड का अटैक करने की संभावना दोनों साइड से है, यहाँ पर समीप मिक्सचर मिलने के चांस है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एनिसोल। एनिसोल जानते हो ना, ये OCH3 एनिसोल कहते हैं इसको। अगर मिथाइल ग्रुप है, अगर इथाइल होता तो फेनिटोल। क्लियर। अब एनिसोल में क्या होता है कि प्रोटोनेशन तो हो गया, लेकिन हमें पता है ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर वाला बेंजीन की साइड वाला, और ये बॉन्ड है वीक, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर ही अटैक करेगा, क्योंकि फेवरेबल पथ हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग, कोई भी अभिक्रिया उसी दिशा में परफॉर्म होगी जहां उसे स्थायित्व मिलता हो, इसलिए सब स्थायित्व को फॉलो करते हैं, उसी साइड में हमेशा चलती रहती है जहां उसे स्थायित्व मिला। तो ये बॉन्ड टूटने से स्थायित्व मिल रहा है, तो अभिक्रिया इसी बॉन्ड को तोड़कर होगी। क्लियर। इसका कारण भी लिखा उसने कि फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा OC6H5 समूह के आंशिक द्विआबंध अभिलक्षण के कारण OCH3 का आबंध OC6H5 आबंध की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है, ये वीक होता है। क्लियर। इसलिए I- आयन का आक्रमण OCH3 आबंध को तोड़कर CH3I बनाता है। फिनोल पुनः अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते, क्योंकि फिनोल का sp2 संकृत कार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता है, जो कि हैलाइड में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। क्लियर। ये मैंने आपके क्लियर कर दिया। अगर ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, इसको इत्र के साथ गर्म किया, ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला, क्योंकि इस पर अटैक करेगा, और ये मिल गया हमें ये वाला, ठीक है। और ये दूसरा ये है, ये बॉन्ड ये टूटेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो हमें इस कंडीशन में प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, देखो ये एल्किल हैलाइड। और तीसरा ये है, तीसरा उदाहरण ये वाला, देखो बॉन्ड यही टूटेगा, क्योंकि इसमें है आंशिक द्विबंध के गुण, इसलिए ये बनेगा बेंजिल हैलाइड, और ये मिल जाएगा आपको फिनोल। क्लियर। तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इतर की नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है, वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अभी हम न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे थे। अब देखो एल्कोक्सी समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है, तथा फिनोल के समूह के समान ही एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता। देखो जैसे फिनोल में ये लोन पेयर रिंग में घूमने जाता, उसी प्रकार इसमें भी गया, घूमने पर आपने देखा जब ये यहाँ पर आया तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, 4 से 5 होने लगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो गए। देखो ये नेगेटिव आ गया 2 इलेक्ट्रॉन का,
अब ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो दोनों यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो पैरा पर 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आ गया। अब ये यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले सेंटर पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव, और ये यहाँ तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो आपने देखा कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहीं तो जाएगा जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्शनली होता है, ठीक है, इसलिए निर्देशक होता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अटैक कर सकता है। क्लियर। अब इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं। पहली हेलोजन, इसमें क्या लेते हैं हम, एक तो लेते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल में Br2 लिया और एनिसोल की रिएक्शन करवाई, तो हमें मुख्य उत्पाद तो मिलेगा पैरा, ऑर्थो पे क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग है इसलिए ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल मिलेगा हमें अल्प माइनर, और पैरा वाला मिलेगा हमें मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। इसी प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट में हमें 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो एल्किल हैलाइड से और एक एसिल हैलाइड से। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 जो लेविस एसिड है, लुईस अम्ल, उससे उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, क्योंकि ये है इनर्ट सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में अगर CH3 ग्रुप पैरा पे जुड़ेगा और ऑर्थो पे जुड़ेगा तो पैरा वाला प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद है, इसी प्रकार ही इसमें भी ये पैरा वाला मुख्य उत्पाद है। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोकरण करते हैं, नाइट्रेशन। इसमें सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 दोनों लेते हैं। देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ये तो H2SO4, N डबल बॉन्ड O OH, क्लियर, और ये O, ये HNO3 है। अब इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिड का काम करता है, ये बेस का काम करता है, इसके साथ ये बेस ये एसिड, एसिड का काम है प्रोटॉन लेकर गया, इसने प्रोटॉन लिया और ये यहाँ पर ऐसे बदल गया। क्लियर। अब इसने एसिड ने प्रोटॉन दिया, इसने लिया, अब देखो N डबल बॉन्ड O, ये O और OH2 प्लस आ गया। हम जानते हैं गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया तो हमें मिल गया NO2 प्लस जो वर्क करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसका ही अटैक हो रहा है ऑर्थो पैरा पे, तो पैरा प्रोडक्ट क्या है, मुख्य उत्पाद। क्लियर। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है ईथर वाला। ये कुछ पाठ्य पुस्तक का पर्सन है तो आप इनको कीजिएगा NCERT बुक को खोलकर कर यदि आपको कोई डाउट हो इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इनको सॉल्व कर इनका वीडियो बनाकर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सच में लगता हो कि आप NCERT पढ़ने से आपके RPSC एग्जाम क्रैक हो सकती है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।